सॉरी थोड़ा सा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सिन्हा बायोलॉजी। मैं सर विशाल सिन्हा, आप मुझे विशाल सर भी बुला सकते हैं। वैसे आज हम लोग देखेंगे जिस टॉपिक पे, जिस चैप्टर पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का चैप्टर रिप्रोडक्शन है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये एटलीस्ट नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप इस चैप्टर का ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप पे या FB पे भी प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये चैप्टर है सबसे पहला रिप्रोडक्शन, है ना। ये अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक ये चैप्टर है। और वैसे आप लोगों को नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा इसे सबसे फर्स्ट, है ना। तो इसको NCERT में दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है, रिप्रोडक्शन करने से क्या फ़ायदा है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी पे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। है ना। कहता है क्या कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपने जेनरेशंस को बढ़ाता है ना। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपने जेनरेशंस को बढ़ाता है, अपने जेनरेशंस को मेंटेन करता है ना। दोज प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस फॉर मेंटेन देयर जेनरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी, फिर से मैं बता रहा हूँ, दोज प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस फॉर मेंटेन देयर जेनरेशंस, अपने जेनरेशंस को मेंटेन करने के लिए जो बच्चों को वो जन्म देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर है। अब देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आखिर रिप्रोडक्शन का टाइप्स कितना है, एकदम ध्यान से देखना है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं आराम से और बार बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मैंने पहले बोला है कि इसको बोर्ड के व्यू से मैंने बनाया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी ये है। जितना भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है वो बोर्ड के लिए भी है और उस टॉपिक से सारा कंपटीशन क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसके लिए आपको कोई दूसरा बुक्स या दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो से जितने टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है उसमें सारे कॉम्पिटिशन्स के भी क्वेश्चन बन जाएंगे और बोर्ड के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, हालांकि कुछ टॉपिक को मैंने इसे छोड़ा है क्योंकि मैंने इसे बोर्ड को स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाया है। तो फिलहाल देखते हैं कि अब रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हो गए। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मेनली क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि इसका जो डिस्कशन है वो आपको NCERT के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर में इसका डिस्कस करना होगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं NCERT के 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस आएंगे ऑन द पॉइंट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हम लोग यहाँ देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ना, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे फ़ायदा क्या है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे को जन्म देने के लिए कम से कम 2 लिविंग ऑर्गेनिल्स का ज़रूरत पड़ता है। मतलब 2 लिविंग ऑर्गेनिल्स जब एक साथ कॉपुलेशन करेंगे तब उनके गैमेट्स की मदद से बच्चे का जन्म होगा। मतलब वैसा प्रोसेस, दोज प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑफ स्प्रिंग्स बॉर्न, जिससे एक नए बच्चे का जन्म होगा और जिसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। उसमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बोर्ड के व्यू से ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हम लोग को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गन्स का ज़रूरत पड़ता है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, है ना। तब जा कर के क्या होगा, एक मेल से गैमेट्स आएंगे, फिर फीमेल से गैमेट्स आएंगे, दोनों मिलेंगे, फिर एक ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो आपको पता है। फिलहाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, है ना, कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जो आपके बोर्ड के व्यू से और कॉम्पिटिटिव के व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन्स, और बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, जैसे रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना, उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो रिप्रोडक्शन आपको पता चल गया, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, है ना, उसको डिफाइन कर देंगे हम लोग। बाद बाकी हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहता है रिप्रोडक्शन के आधार पे, है ना, रिप्रोडक्शन के आधार पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि आखिर इसके बारे में क्या। एकदम ध्यान से देखना है, यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसमें कोशिश करूँगा कम लिखने का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं डायग्राम बनाऊँगा, उस डायग्राम को अच्छे से समझाऊँगा, ध्यान से सुनना है, और आप सुन करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और सारा क्वेश्चन अप्लाई होगा। एक और बोर्ड आप चाहे
बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कीजिए, सब होगा। ध्यान से देखना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। इस फिगर को आराम से देखिएगा। इस तरह के बोर्ड पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिगर बनाना, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होता है इसके लिए। ये तो बच्चे के प्रेशर में आके इसको बनाना पड़ रहा है। वैसे बायो में फिगर को वन साइड ही लिखा जाता है पूरा, है ना। इस तरह से आप अलग अलग दिशा में नहीं लिख सकते, उसको गलत माना जाता है। लेकिन क्योंकि हमको समझाना है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से, इसलिए हम फिगर को डिफरेंट डायरेक्शन में लिख रहे हैं। अदरवाइज सारा फिगर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में जब आप इस तरह के फिगर को बनाएं, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ये कितने बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि जितना भी उसका
पॉइंट है ना, जितना भी चीज़ डिफ्रेंशिएट करे सब वन साइडेड ही करे। अब यहां देखते हम लोग, ठीक है। अब इसको देखेंगे ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है, अभी कुछ लिखना नहीं है। इस फिगर को बना लेने के बाद ध्यान से देखेंगे। कहता है क्या, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली पार्ट है ना, ये सारा का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो कहता है क्या, सबसे पहली बात कि जो हमारा पहला फिगर है, पहला ये ब्लैक वाला, इसको हम लोग क्या बोले हैं, स्क्रोटम, है ना। एक्चुअली स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है। मेल के केस में जो स्क्रोटम है, जो पूरा का पूरा टेस्टिस है, जो स्क्रोटम कैरी कर रहा होता है, ये पूरा का पूरा कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। बाद वहाँ की लीवर, पैनक्रियाज, है ना, अदर ग्लैंड्स सब एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ होते हैं, अंदर। तो क्वेश्चन उठता है कि सर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आखिर स्क्रोटम क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आखिर स्क्रोटम आपने कहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, क्यों। स्क्रोटम, आप ध्यान से देखिए, मैं इसे लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, आपको आसानी से नोट बनाना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है इसलिए ताकि स्पर्म वो बना सके, टेस्टिस स्पर्म बना सके, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है ना। और अगर इसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाएगा, ठीक है। तब स्क्रोटम क्या करता है कि वो बॉडी के टेम्परेचर से इस टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से इसके टेम्परेचर को क्या रखता है, वो बिलो, कम, ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो स्क्रोटम है ये क्या करेगा कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, कम रखेगा, ठीक है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो,
देन बॉडी टेम्परेचर, पहला पॉइंट। दूसरा कि स्क्रॉटम ऑल्सो प्रोटेक्ट टेस्टिस फ्रॉम सम स्मॉल इंजरी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो स्क्रॉटम है वो टेस्टिस को छोटे मोटे इंजरी से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखेंगे क्या जो इसका दूसरा है, ये स्क्रॉटम हो गया। दूसरा कौन सा है? डाल्टोस मसल। हम बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है? डाल्टोस मसल। अब डाल्टोस मसल का काम क्या होता है? ये क्या करता है, इस टेस्टिस को कभी ऊपर लेके जाता है और कभी नीचे लेके आता है ना। ये अप और डाउन करवाता है, इंक्रीज करता है, उसको ऊपर की ओर उठाता है, फिर उसको नीचे की ओर लेके आता है, जिसके वजह से आसानी से उसमें फ्लक्चुएशन होता है और फ्लक्चुएशन होने की वजह से ये आसानी से अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। डाल्टोस मसल के बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? टेस्टिस पे। ये आपका हो गया टेस्टिस, है ना। जो टेस्टिस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही स्पर्म को फॉर्म करता है ना। इट फॉर्म्स द स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है, और इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी बोलते हैं। अब देखिए कहता है क्या कि इस केस में, टेस्टिस के केस में, क्योंकि हमको पता है कि ये जो टेस्टिस है ये है कहाँ पे? इस स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर के कहाँ पे? अंदर में है। और इसलिए है ताकि ये स्क्रोटम इसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से क्या करे, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करे, कम करे, जिसकी वजह से आसानी से क्या स्पर्म फॉर्म हो सके। क्वेश्चन पूछता है कि आखिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है, हाउ स्पर्म फॉर्म, है ना। देखेंगे कैसे बनता, एकदम ध्यान से देखना है। क्या कहते हैं कि एकदम 14th एज के आसपास, अप्रॉक्स 14th एज, याद रखिएगा 14, जैसे ही किसी मेल का एज 14 वर्ष होता है, अभी तो कम एज में भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो 14 वर्ष की उम्र में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष की उम्र में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। अब ये हार्मोन्स निकलता कहाँ है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। दिस हार्मोन्स इज सिक्रेटेड फ्रॉम तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है? FSH हार्मोन को कौन से उम्र के आसपास? अप्रॉक्स एज ऑफ 14th, है ना। अब ये FSH हार्मोन क्या करेगा कि ये FSH हार्मोन सीधे स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे, मैंने इसको इंडिकेट किया, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे मेल जर्म सेल पाया जाता है। या इसको एक और नाम कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि ये FSH हार्मोन कहाँ किसको स्टिमुलेट करेगा? तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? मेल जर्म सेल को। है ना। अब ये मेल जर्म सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही ये मेल जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा, उसी तरह से ये मेल जर्म सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? क्या कह रहा है कि जैसे अप्रॉक्स एज ऑफ 14th, है ना, 14 वर्ष की उम्र में एक हार्मोन निकला जिसका नाम क्या था?
ये एफएसएच हार्मोन, और ये एफएसएच हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हुआ, कौन से ग्लैंड से सीक्रेट हुआ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट किया, जिस हार्मोन का नाम क्या था, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन क्या किया, मेल जर्म सेल को स्टिमुलेट किया, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। जैसे ही ये मेल जर्म सेल स्टिमुलेट हुआ, तो ये मेल जर्म सेल स्टिमुलेट होकर क्या कन्वर्ट हो गया, स्पर्म। तो अब आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से एज में होता है, कौन से ग्लैंड की वजह से होता है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है। देखिए, तो ये सारा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से क्लियर। अब आगे चलते हैं। कह रहा है क्या, जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं यही मेल जर्म सेल है आपका, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के कहाँ पे है, ऊपर में है। अब ये मेल जर्म सेल कन्वर्ट होकर क्या बन गया, स्पर्म। अब ये कन्वर्ट होकर जब स्पर्म बनेगा, तो ये कहाँ पे आएगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, है ना। मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही अब इस स्पर्म को कैरी करेगा, ठीक है। वैसे एक टेस्टिस में 600 to 700 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो आप दोनों टेस्टिस को मिला करके देख सकते हैं 1200 to 1400, 1200 से 1400 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना, इन एक मेल में, ठीक है। एक टेस्टिस में 600 से कितना 700 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। 2 टेस्टिस होते हैं, हमने एक ही बनाया है, तो दोनों टेस्टिस मिला के कितना हो गया, 1200 से 1400 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि अब ये स्पर्म बन करके कहाँ पे आ गया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। हम लोग देखते हैं। आप इसको पॉज करके पहले डायग्राम बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमको इसको हटाना पड़ेगा। तो आप डायग्राम बना लेंगे तो आगे आसानी से समझते रहेंगे आप वीडियो को देख करके। ध्यान देता हूं। मैंने वही डायग्राम को बनाया है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, हमको पता चल गया कि उसमें मेल जर्म सेल था। अब देखेंगे पुराने वाले डायग्राम को जो अभी जस्ट बताया है मैंने, तो अब देखिएगा क्या कि उसमें जैसे ही वो मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्म में। तो स्पर्म में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पे आया वो, यहाँ पे कन्वर्ट होकर क्या है ना। मतलब स्पर्म जब बना तो कहाँ पे बना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब देखिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में एक छोटा सा सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, है ना। वो सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसीलिए सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल के भी नाम से जानते हैं। कंपटीशन में कई बार पूछा गया है ना। ये नीट में भी पूछा गया है, AIPMT में पूछा गया है। फिलहाल देखते हैं हम लोग, उसको हम आगे लिखेंगे। अब देखिए, ये स्पर्म जैसे ही बन गया तो ये स्पर्म धीरे धीरे मूव करता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ इस रेटी टेस्टिस के पास। कहाँ पहुँचेगा, रेटी टेस्टिस के पास। स्पर्म कहाँ पहुँचा, रेटी टेस्टिस के पास, है ना। अब देखिए, अब ये रेटी टेस्टिस से फिर कहाँ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोले थे, वास इफरेंसिया। इफरेंसिया एंड डिफरेंसिया दोनों में अंतर है, ई और डी का अंतर है। तो ये स्पर्म रेटी टेस्टिस से कहाँ पहुँचेगा, वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया, ठीक है। अब देखिए, वासा इफरेंसिया का कोई दूसरा काम है ही नहीं, इसका बस एक ही काम होता है कि ये वासा इफरेंसिया स्पर्म को रेटी टेस्टिस से कहाँ पहुँचा देगा, ईपी। पुराने वाले डायग्राम को एकदम देख करके यहाँ समझते रहिए कि रेटी टेस्टिस से कहाँ पहुँचाया स्पर्म को, एपिडिडाइमस में। कौन पहुँचाया, तो वासा इफरेंसिया। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, AIPMT में भी पूछा जाता था, नीट में भी पूछा जाता है कि अगर मान लो किसी वजह, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका वासा इफरेंसिया ब्लॉक हो जाए, है ना, ये खराब हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो स्पर्म कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो स्पर्म कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, रेटी टेस्टिस से कहाँ, एपिडिडाइमस में, ठीक है। देखते हैं हम लोग। तो वासा इफरेंसिया से स्पर्म कहाँ पहुँच गया, एपिडिडाइमस
इपीडेडाइमस में, इपीडेडाइमस में, ठीक है। अब इपीडेडाइमस से पुराने वाली फिगर को देखिए, पुराने वाली फिगर को, इपीडेडाइमस से फिर कहाँ पे पहुंचा वो स्पर्म, वास डिफरेंस में, कहाँ पहुंच रहा है, वास डिफरेंस में। तब यहाँ पे है कि यहाँ पे देखेंगे वास डिफरेंस तक स्पर्म पहुंच गया, यहाँ पर आपका कहीं पे था क्या, वास डिफरेंस। देखिए जब स्पर्म बना था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, है ना, हम लोग पढ़े, तो याद रखिएगा वो स्पर्म जब बनता है तो वो स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब वो बिल्कुल बेजान होता है, उसमें अपनी कोई भी जान या कोई भी ताकत नहीं होती है। मतलब स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म बिल्कुल मरा हुआ होता है ना, वो स्फेरिकल शेप का होता है। अब वो स्पर्म जब इपीडेडाइमस में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, इपीडेडाइमस में, तब वो स्पर्म अपने आप को तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा, और वो कैसा हो जाएगा, लिविंग, मतलब इसके बाद स्पर्म लिविंग हो जाएगा वो, और वो अपने ताकत पे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इपीडेडाइमस में आने के बाद क्या करता है, स्पर्म प्रिपेयर इटसेल्फ, है ना, और वो फिर क्या हो जाता है, मोटाइल, एंड बिकम्स मोटाइल। इससे पहले स्पर्म कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल, और इपीडेडाइमस में जैसे ही स्पर्म पहुंच जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, मोटाइल। चलिए वास्ट डिफरेंस से ध्यान दीजिएगा, वास्ट डिफरेंस से फिर स्पर्म कहाँ जाएगा, एम्पुला में, कहाँ पहुंचेगा, एम्पुला में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी कि ये वास्ट डिफरेंस को अगर हम कट कर देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है नसबंदी, है ना। इस वैसेक्टोमी जब करते हैं तो उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस को जब काटेंगे तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। और ये वास्ट डिफरेंस को जैसे ही हम कट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि स्पर्म अब बनना धीरे धीरे बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बनना वो बंद होता चला जाएगा, क्योंकि स्पर्म जब आगे जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे आके वो कलेक्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे उसका बनना क्या होगा, वो रुकता चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वास्ट डिफरेंस से फिर स्पर्म कहाँ पहुँचा, एम्पुला में पहुँचा। फिर एम्पुला से कहाँ पहुँचेगा, सेमिनल प्लाज्मा में। एम्पुला से फिर कहाँ पहुँचा स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा में। फिर सेमिनल प्लाज्मा से कहाँ पहुँचेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर कॉपर्स ग्लैंड। फिर इसके बाद क्या, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे बोर्ड के लिए, फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आउट, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे भी हमको बहुत सारा पॉइंट पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि हम लोग को पता है कि 14th ईयर के एज के आसपास एक हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ था, जिस हार्मोन का नाम क्या था, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो हार्मोन सिक्रेट कहाँ से हुआ था, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि वो कहाँ से सिक्रेट हुआ था, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब क्या हुआ कि वो हार्मोन कहाँ स्टिमुलेट किया था, मेल जर्म सेल पे, जिसको हम लोग और क्या नाम से जानते थे, स्पर्मेटोगोनिया। अब वो स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्म में। सबसे पहले कहाँ पे स्पर्म आया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जब सबसे पहली बार स्पर्म बना तो वो स्पर्म कैसा था, नॉन मोटाइल। वो कैसा था, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो खुद से चल नहीं सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। अब देखिए, और वहाँ पे स्पर्म एक और शेप का था, स्फेरिकल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT में ही पहले, तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज कर गया था। क्वेश्चन पूछा था गया था क्या कि स्पर्म स्फेरिकल और नॉन मोटाइल कब होता है और कहाँ पे होता है ना। सबको लगा भाई स्पर्म तो मोटाइल होता है, लेकिन याद रखिएगा स्पर्म स्फेरिकल और नॉन मोटाइल होता है कब, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। ये पूरा
नॉन मोटाइल ही होगा यहाँ तक, वासा इफ्रेंसिया तक। ये एपिडिडाइमस में जैसे ही स्पर्म पहुँचेगा वो फिर क्या हो जाएगा, मोटाइल, है ना, वो मोटाइल हो जाएगा और वो लिविंग हो जाएगा। अब देखिए, तो स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहाँ पे आया, रेटरी टेस्टिस में। रेटरी टेस्टिस का बस एक ही काम था कि ये स्पर्म को कलेक्ट कर लिया, बस दूसरा को अभी कुछ नहीं देखेंगे। रेटरी टेस्टिस स्पर्म को क्या किया, कलेक्ट किया। कहाँ से कलेक्ट किया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से किया। कलेक्ट करने के बाद ये रेटरी टेस्टिस इस स्पर्म को किसके द्वारा पास किया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के द्वारा पास किया। वासा इफ्रेंसिया का कोई दूसरा काम नहीं आपको जानना है, कुछ दूसरा काम है भी नहीं। वासा इफ्रेंसिया का बस एक ही काम है कि वो स्पर्म को बस उठा करके रेटरी टेस्टिस से उठा के कहाँ जाके रख देता है, एपिडिडाइमस में। क्लियर है। तो अब स्पर्म कहाँ पे आ गया, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में आने के बाद वो स्पर्म अपने आप को क्या किया, तैयार किया, मैच्योर किया, मोटाइल किया, और फिर वो अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर स्पर्म क्या हुआ कि एपिडिडाइमस के बाद वो कहाँ गया, वास डिफरेंस में। और हम लोग देखें कि अगर हम वास डिफरेंस को कट कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। आप आराम से कॉपी में फिगर बना के जो बोलते जा रहे उसको लिखते जाइएगा, रोक रोक पॉज कर करके। इसी वास डिफरेंस को काटे, इसको हम क्या बोले, वैसेक्टोमी। अब देखिए, इस वास डिफरेंस से फिर स्पर्म कहाँ पहुँचा, एम्पुला में। एम्पुला का मतलब क्या होता है ना, बायो में कहीं भी अगर आपको एम्पुला जैसा वर्ड दिखे तो सीधा समझ जाइएगा कि वो हल्का सा स्वेलिंग पार्ट होगा। हल्का सा जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन द केस ऑफ बायोलॉजी और ऐसे भी हर जगह पे, एम्पुला। तो ये हल्का सा फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसका कोई दूसरा नहीं, पहले ही लगता था कि कुछ साइंटिस्टों को यहाँ पे स्पर्म बहुत देर तक रुक जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जो थोड़ा फुला होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्पर्म को कैरी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एम्पुला से फिर स्पर्म कहाँ पहुँचा, सेमिनल प्लाज्मा में। सेमिनल प्लाज्मा से फिर कहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉपर्स ग्लैंड, और फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक के द्वारा क्या हो गया, आउट हो गया। इसमें और भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसमें और भी देखना है कि सेमिनल प्लाज्मा में फिर फ्रुक्टोज आके मिलता है ना। फ्रुक्टोज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिएगा। थोड़ा बता देते हैं आपको हम इस फ्रुक्टोज के बारे में, जो यहाँ पर आकर के मिलता है स्पर्म में। फ्रुक्टोज केवल और केवल मेल के स्पर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा। फ्रुक्टोज इज ओनली फाउंड इन द केस ऑफ मेल, है ना। मेल के स्पर्म में केवल और केवल क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, और ये फीमेल में नहीं पाया जाता है। तो आप देखिएगा कई बार कंपटीशन क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो रेप केस होता है, जैसे कि कभी किसी फीमेल के साथ कोई रेप केस हो गया, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये जो रेप केस है ये सच है या गलत। तो उसको पता लगाने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि फ्रुक्टोज केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, मेल के स्पर्म में। फ्रुक्टोज एब्सेंट होता है फीमेल के केस में, है ना। फीमेल में भी स्पर्म जैसा वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट होता है, जहाँ पे फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है। तो जब रेप केस होता है तो डॉक्टर चेक करते हैं, जब उस रेप फीमेल के वेजाइना से जब वाटर को लिया जाता है तो चेक किया जाता है, अगर उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट है इसका मतलब वो केस क्या है, सही है। और फ्रुक्टोज अगर नहीं पाया गया है तो वो केस गलत है। तो हम लोग को यहाँ पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन देखिएगा AIPMT में क्या पूछा गया है कि अगर किसी फीमेल का रेप केस होता है तो डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि ये जो रेप केस हुआ है ये सही है या गलत, है ना। तो हम लोग को कैसे क्या ऑप्शन मारना था, फ्रुक्टोज, जो कहाँ से प्राप्त होता है, सेमिनल प्लाज्मा से, ठीक है। इन सब से भी निकलता है ना। जो स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, सिट्रिक एसिड को सीक्रेट करते हैं ये, फिर ये कॉपर्स ग्लैंड भी है, फिर आउट हो जाते हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, एक्चुअली आप डेमो वीडियो बोल सकते हैं। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, पूरा देखना होगा, है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ और भी पढ़ना है, इसको फिर से बताया जाएगा, इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना, ये और भी वीडियो बड़ा है।